और जल्द ही हम आपके लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो देर न करते हुए अब हम चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिस्टोरिया प्लांटर्म नामक पुस्तक है उसके लेखक इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है थियोफ्रास्टस, ऑप्शन नंबर सी है हिपोक्रेटिस, ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। तो इनमें से कौन हिस्टोरिया प्लांटर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हिस्टोरिया एनिमल पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी लैमार्क और ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रास्टस। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। तो अगला प्रश्न है आज का तीसरा प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग था वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर सी बॉन मॉल ने और ऑप्शन नंबर डी लैमार्क तथा ट्रेबिनेस ने। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी लैमार्क तथा ट्रेबिनेस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, इनमें से जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लैमार्क, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रास्टस। इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रास्टस, ऑप्शन नंबर बी लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रेबिनेस और ऑप्शन नंबर डी प्लाइनी द एल्डर। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। थियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रास्टस, ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रेटिस एंड ऑप्शन नंबर डी गैलन। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हिपोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है वो हमें पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। जो फूलों की खेती है उसे हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं और फसलों की खेती, जो फसलों की खेती होती है उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। और फलों की खेती को हम पोमोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है। लेकिन सब्जियों की जो खेती होती है वो हार्टिकल्चर ना होकर ओलेरीकल्चर होती है। क्या होती है? ओलेरीकल्चर होती है। ओलेरीकल्चर। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर वी। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पादप भूगोल, ऑप्शन नंबर बी है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर सी है कायिकी, ऑप्शन नंबर डी है आनुवंशिकी। इनमें से कौन इसका राइट जवाब होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। ऑप्शन नंबर बी वन के विकास का, ऑप्शन नंबर सी
सिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। वन के विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न 115वां प्रश्न, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरेरिकल्चर और सेल्वीकल्चर। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बीज का, ऑप्शन नंबर बी पत्ती का, ऑप्शन नंबर सी फल का, ऑप्शन नंबर डी परागण का। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बीज का। अगला प्रश्न है एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तेल बीजों का, ऑप्शन नंबर बी फसलों का, ऑप्शन नंबर सी घासों का, ऑप्शन नंबर डी फलों का। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। अगला प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों की खेती होती है उसके संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जो पुष्पों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो इसका राइट जवाब आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए। पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो फलों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पीडोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। तो ये रहे, मैं कुलदीप सक्सेना आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम एक अन्य टॉपिक के साथ, इसका नाम है पादप जगत, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जो हमारी श्रृंखला 300 क्वेश्चंस की चल रही है, आज ये इसका लेक्चर नंबर 8 होगा। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी है लैम्बल, ऑप्शन नंबर सी है टेमिन और ऑप्शन नंबर डी है ल्यूवेनहॉक। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं उनमें इनमें से क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य कला, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी सूत्रकणिका। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका जो है वो जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन मूल, ऑप्शन नंबर बी मध्यमकाय, ऑप्शन नंबर सी वर्णकील लवक, ऑप्शन नंबर डी जीनधर। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड की लवक जो होता है वो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है प्रशीतन खाद्य
परिक्षरण परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर। ऑप्शन नंबर ई जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की क्रिया नष्ट कर। ऑप्शन नंबर डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर वी होगा, जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को कम कर। अगला प्रश्न, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही को जमाने के लिए निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोनोलोस्टोक। ऑप्शन नंबर सी है वैसिलस। ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोवैसिलस। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लैक्टोवैसिलस सूक्ष्म जीव से दही जो है जमाया जाता है। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? ऑप्शन नंबर ए कवक। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर डी वायरस। इनमें से इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा इबोला जो है वो एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस है। अगला प्रश्न, एगार किससे संबंधित, किससे तैयार होता है? जो एगार होता है वो किस से तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल से। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से। ऑप्शन नंबर सी कवक से। ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा से। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो एगार जो होता है वो शैवाल से तैयार किया जाता है। 128वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स गुडियर ने। ऑप्शन नंबर बी माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ऑप्शन नंबर डी विलियम हार्वे ने। तो इसका राइट जवाब जो होगा, जो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इस प्रकार से इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? मशरूम जो होता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए कवक। ऑप्शन नंबर ए पौधा। ऑप्शन नंबर सी पशु। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। तो जो मशरूम होता है वो एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। अगला प्रश्न है, एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला जो विष होते हैं वो किस से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए कवक। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी शैवाल। ऑप्शन नंबर डी विषाणु। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो एफ्ला जो विष होते हैं वो कवक से तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 131वां प्रश्न, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? लाइकेन जो है वो नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए शैवाल और जीवाणु। शैवाल और कवक। जीवाणु और कवक। कवक और मांस। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक के सह संबंध से तैयार होता है। अगला प्रश्न है 132वां प्रश्न, लिटमस किस से निकलता है? जो लिटमस पेपर होता है वो किस से तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हल्दी। ऑप्शन नंबर बी सिनकोना की छाल। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी मशरूम। तो इसका राइट जवाब जो होगा, जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 133वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण का संकेत किस से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शैवाल। ऑप्शन नंबर बी कवक। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी फर्न। तो प्रदूषण का सूचक है, जो प्रदूषण का सूचक पौधा है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण होने पर, अधिक प्रदूषण होने पर लाइकेन जो है वो मुरझा जाता है। तो इस प्रकार
लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। अगला प्रश्न 134वां प्रश्न है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी फंगस, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रायोफाइटा जो होता है वो स्थल चर या उभयचर कहलाते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? जो चट्टानें होती हैं उनके स्तरों पर लाइकेन का विकास किस प्रकार होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लेग्निकोल्स और टेरिकोल्स। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। तो ये आपके सामने हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। आगे इसी प्रकार एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। जड़ कौन सी होती है? जड़ कौन सी होती है? ऑप्शन ए है अवस्तंभ जड़, ऑप्शन नंबर बी है अनुलग्न जड़, ऑप्शन नंबर सी है छायादार जड़ और ऑप्शन नंबर डी है आरोही जड़। इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो पान की लता में बनने वाली जड़ें होती हैं वो आरोही जड़ होती हैं। कौन सी होती हैं? आरोही जड़ होती हैं। अगला प्रश्न है 137वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं होता? इनमें से किस में तने का रूपांतरण नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए प्याज का बल्ब, ऑप्शन नंबर बी अरबी का धनकंद, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद का कंद और ऑप्शन नंबर डी आलू का कंद। तो इनमें से किस में तने का रूपांतरण जो है वो नहीं होता? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। शकरकंद का कंद जो होता है उसमें तने का रूपांतरण नहीं होता। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता? जो फूल गोभी होती है उसमें पौधे का कौन सा भाग हम उपयोग में लाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भूमिगत डंक, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी ताज़ा पुष्प समूह और ऑप्शन नंबर डी पत्ते। जो फूल गोभी है उसका जो हम उपयोग करते हैं वह ताज़ा पुष्प समूह होता है। जो ताज़ा पुष्प समूह होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जो जीवन चक्र है उसकी दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी पत्ती, ऑप्शन नंबर सी तना और ऑप्शन नंबर डी जड़। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुष्प। ऑप्शन नंबर ए पुष्प जो होता है वो जीवन चक्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होता है। 140 प्रश्न, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर ए तना का, ऑप्शन नंबर बी अनुपर्ण का, ऑप्शन नंबर सी पत्ते का और ऑप्शन नंबर डी कलियों का। तो इसका राइट जवाब जो होगा, कैक्टस में जो सूल होता है वो पत्ते का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है 141वां प्रश्न, आभासी फल का उदाहरण है। जो आभासी फल होता है वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सेब का, ऑप्शन नंबर बी अमरूद का और ऑप्शन नंबर
सी आम का और ऑप्शन नंबर बी टमाटर का। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेब का जो है वो आवासी फल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर डी सैतूस और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉबेरी। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? जो आपको नीचे फल दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा फल है जो सत्य फल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए नाशपाती, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी आम और ऑप्शन नंबर डी कटहल। जो सत्य फल होता है वो हमारा होता है आम। आम जो होता है वो सत्य फल के नाम से और जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप तने के रूपांतरण का एक संकेत है? ऑप्शन नंबर ए प्याज में सल का पाया जाना, ऑप्शन नंबर बी आलू में आँख का पाया जाना, ऑप्शन नंबर सी मटर में प्रतान का पाया जाना और ऑप्शन नंबर डी गाजर में रोम का पाया जाना। जो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आलू में आँख का पाया जाना। आलू में जो आँख पाई जाती है वो एक लक्षण होता है पादप का। अगला प्रश्न है 145वां प्रश्न है, अनन्नास पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? जो हमारा अनन्नास पाइनएप्पल होता है वह किस प्रकार का फल है? ऑप्शन नंबर ए सिल्का सोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी साइकोनस, ऑप्शन नंबर डी समारा। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, साइकोनस। साइकोनस प्रकार का जो है वो अनन्नास एक फल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप, ऑप्शन नंबर ए पेंशन फ्लावर पादप, ऑप्शन नंबर बी खटपड़ी। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि इसके और ऑप्शन जो हैं वो यहाँ नहीं हैं। तो इसलिए इसका राइट जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, खटपड़ी। अगला प्रश्न 147वां प्रश्न है। आज का 147वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादप के संवर्धन में योगदान नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए पवन, ऑप्शन नंबर बी जंत, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कवक। भ्रूण किस में मिलता है? अगला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में? तो ऑप्शन नंबर इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भ्रूण जो है वो बीज में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमरबेल तना परजीवी है। बिल्कुल सही जवाब है। अमरबेल जो होता है वो एक तना परजीवी पौधा है। ऑप्शन नंबर बी चंदन जड़ परजीवी है। चंदन का जो पेड़ होता है, जो चंदन होता है वो जड़ परजीवी होता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी आर्किड अधिपादप। और अगला जो है घटपड़ी जलोविद होता है। जो ये घटपड़ी वाला जो है यही आपका राइट जवाब होगा इस प्रश्न का। यही जो है वो सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी आपके सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? जो बीज हैं उनको किस स्थिति में संरक्षण करके रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ठंड और नम स्थिति में, गर्म और शुष्क स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी ठंड और शुष्क स्थिति में, ऑप्शन नंबर डी गर्म और नम स्थिति में। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठंड और शुष्क स्थिति में
बीजों को संरक्षित करके रखा जा सकता है। तो आज हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हुए। आगे हम इसी प्रकार आपके लिए कुछ और प्रश्नों का समावेश करके लाएंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छा करने की कोशिश करें। अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर इसी प्रकार उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। नमस्कार।